Once again, a very good evening to all of you. और स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास सेक्शन 307 से। कल ही मैंने बता दिया था वैसे इसके बारे में छोटा सा आपको। अगर हम मर्डर की डेफिनेशन की बात करें तो मर्डर की डेफिनेशन हमें गिवन है। मर्डर हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 300। मर्डर का पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 302 और अटेम्प्ट्स टू मर्डर 307। तो तीनों को एक लाइन में आप एक साथ पढ़ सकते हैं कि 300 में डेफिनेशन है, 302 में उसका पनिशमेंट है और 307 में उसका अटेम्प्ट है। Attempts to murder. Whoever does any act with the intention or knowledge, ये जो एक्ट किया गया है वो या तो इंटेंशन से किया जाए या फिर नॉलेज से किया जाए, दोनों को एक ही बात में लिया जाएगा। इंटेंशन यानी कि मैं मर्डर करना चाहता था, इस बात का मुझे इंटेंशन था। नॉलेज किस बात की कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे उस सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, ये नॉलेज होता है। डिफरेंस समझ में आया ना आपको? मैं सामने वाले का कि डेथ कॉज करना चाहता हूँ, ये तो मेरा इंटेंशन है, लेकिन मैं जो एक्ट कर रहा हूँ मेरी इंटेंशन ही मैं डेथ कॉज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उससे उसकी डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको मर्डर तो नहीं करना चाहता हूँ, डेथ नहीं कॉज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके खाने में जहर मिला रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है जो खाना जिसमें जहर मिलाया अगर वो उसको खाएगा तो उसकी डेथ तो होनी है। तो ये चीज आती है कि इंटेंशन एंड नॉलेज। एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज्ड डेथ, तो उसने उस एक्ट से अगर डेथ कॉज की है, ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, तो वो गिल्टी ऑफ मर्डर हो जाएगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू, एक मिनट कुछ मिस हो रहा है इसमें, whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment. अब देखें आप लैंग्वेज में क्या लिखा है। एक पर्सन ने कोई एक एक्ट परफॉर्म किया है और उस एक्ट का उसका या तो इंटेंशन है या फिर उसकी नॉलेज, क्या कि इन सर्कमस्टांसेस में वो एक्ट जो कर रहा है वो अगर एक्ट हो जाता तो डेथ कॉज हो जाती। एक्ट अगर हो जाता तो डेथ कॉज हो जाती, एक्ट उसने पूरा परफॉर्म नहीं हो पाया है। whoever does any act, उसने एक्ट किया with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, अगर उस एक्ट से वो डेथ कॉज कर देता, he would be guilty of murder, तो उस और अगर वो डेथ कॉज कर देता तो उसको गिल्टी ऑफ मर्डर कंसिडर किया जाता। क्या बात लिख रहा है कि जो एक्ट उसने परफॉर्म किया है अगर उस एक्ट को करने की वजह से वो सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर देता तो उसे गिल्टी ऑफ मर्डर, उसे मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगता है। ऐसा कोई एक्ट उसने किया है, यानी अभी उसकी डेथ कॉज नहीं की है, लेकिन अगर वो डेथ कॉज कर देता तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगता। ऐसा वाला जो एक्ट है। शैल बी पनिश्ड विद imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. अब डिफरेंस आपको समझ में आया? डिफरेंस ये है, पर्सन ने एक्ट किया है, एक्ट विद इंटेंशन और नॉलेज किया है, आइदर विद इंटेंशन और विद नॉलेज किया है, एंड वो जो एक्ट है उससे अभी डेथ कॉज हुई नहीं है, लेकिन अगर उस एक्ट से डेथ कॉज हो जाती तो उसे मर्डर का गिल्टी माना जाता। ऐसे वाले एक्ट के लिए उसे अभी हम क्या मान रहे हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर का मान रहे हैं, और पनिशमेंट अप टू 10 years तक का उसे दिया जा रहा है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। एंड इफ हर्ट इज कॉज्ड, अब जो उसने एक्ट किया उससे थोड़ा बहुत हर्ट तो हो चुका है, यानी कुछ चोट लग चुकी है, सामने वाला व्यक्ति कुछ जख्मी हो चुका है। एंड इफ hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such imprisonment as he herein before mentioned. तो अगर हर्ट कॉज हो जाती है तो उसमें या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, और या फिर ऊपर तो बता ही रखा है 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट, वो तो देना ही है। नाउ अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कन्विक्ट्स, जो ऑलरेडी पर्सन ऐसा है जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में है और उसने ऐसा कोई अगर अटेम्प्ट किया है, मैंने आपको कल बताया था अगर कोई पर्सन जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है और वो अगर किसी का मर्डर कॉज कर देता है तो वो सेक्शन 303 में गवर्न होता था, और उसमें पनिशमेंट क्या लिखा रहता कि पर्सन को डायरेक्टली
डेथ पनिशमेंट दे दिया जाएगा और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। उसका मैंने आपको केस लॉ भी लिखवाया। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पे मर्डर कॉज नहीं कर रहा है, यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है। लाइफ कन्विक्ट अगर अटेम्प्ट करता है, when any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, he may, if hurt is caused, be punished with death। तो वर्ड यहाँ पे अमेंडमेंट करने की क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी तरह के इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, he may। ठीक है, तो उसे डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है, अदरवाइज हो सके तो वही जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसी को कंटिन्यू कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों को याद होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर किसी को मिलता है, आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब है। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ऑप्शन चूज करना है, ए बी सी में से बताना है। ऑप्शन नंबर 1 होल ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 14 ईयर्स। अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी ऑप्शन ए में दे रहा हूं आपको होल लाइफ, होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 14 ईयर्स। अभिषेक लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दैट इज होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। पाखी लिख रही हैं 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और प्रियंका ने भी लिखा है होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। अगर कोई और बात नहीं लिखी गई है, so life imprisonment means whole of the remaining life of the convicted person। लेकिन उसके साथ में एक और बात लिखी गई है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे कम्यूट किया जा सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो कम्यूटल का पावर है, कम्यूटल का पावर जज के पास में नहीं है, कम्यूटल का पावर मैजिस्ट्रेट के पास में नहीं है, कम्यूटल का पावर है किसके पास में, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास में, स्टेट के पास में वो पावर रहता है। तो बात ये आती है कि अगर सिंपली लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया तो इसका मतलब तो यही है कि उस पर्सन की जितनी भी बची हुई जिंदगी है वो पूरी की पूरी जेल में ही गुजरेगी। लेकिन उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे कम्यूट किया जा सकता है, यानी कि उसे कम किया जा सकता है। और कम कितना किया जा सकता है कि जो कम किया जाए वो 14 साल तक का हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम करके चलो भाई 15 साल कर दिया, 16 साल कर दिया, वो नहीं। अगर उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट किया जाता है दैट शुड बी मैक्सिमम टू बी 14 ईयर्स, तो उसके हिसाब से ये चीज आ जाता है। अब बात ये आती है कि अगर वो ऑलरेडी लाइफ कन्विक्टेड था और हमने क्या कहा कि हम उसका कम्यूटल कब करेंगे, जो पनिशमेंट है उसे उसके अच्छे आचरण को देखते हुए, उसके बिहेवियर को देखते हुए, उसके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, उसके क्या क्या आगे उसके एस्पिरेशन है उनको कंसिडरेशन में लेते हुए। अब पर्सन है मान लीजिए 18-19 साल 20 साल की एज में उसने कोई ऑफेंस कर दिया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो दिख रहा है कि अगर हम इसको कम्यूट कर देते हैं 14 ईयर्स में, इसको रिलीज कर देते हैं, तो लाइफ में ये कुछ कर सकता है आगे वापस जाके, फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस किया है तो आगे कुछ कर सकता है, वो उसके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए किया जा सकता है। लेकिन ड्यूरिंग कन्विक्शन ही या फिर ड्यूरिंग सेंटेंस, ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट उसने दोबारा से अगर किसी के ऊपर लाइफ उसने अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया या मर्डर कॉज कर दिया, तो डेथ पनिशमेंट तो उसे नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, उसका कम्यूटल कैंसिल किया जा सकता है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। बट डेथ सेंटेंस देने के बारे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज ये माना जाता है कि अगर किसी को आप सिर्फ इस बेसिस पे कि वो लाइफ कन्विक्ट था और इसलिए उसको आप डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनके वायोलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वलिटी की, और आर्टिकल 21 जो बात करता है किसकी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ एंड लिबर्टी। तो उन चीजों को वायोलेट किया जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाता है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन है सेक्शन 307 के, उसको भी एक बार देख लेते हैं। 307 याद रखेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर की बात हो रही है। कोई भी ऐसा एक्ट जो अगर परफॉर्म हो जाता तो उसे मर्डर माना जाता, ऐसा एक्ट अगर किया गया है, वो उसकी वजह से डेथ नहीं हुई है, बस एक्ट किया गया है, डेथ कॉज नहीं हुई है, तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर माना जा रहा है। अटेम्प्ट्स ऑफ नहीं सॉरी इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं। ए शूट्स एट जेड विद इंटेंशन टू किल। ए ने जेड की तरफ गोली चलाई और उसका इंटेंशन क्या है, ए का, कि जेड का को डेथ कॉज करना चाहता है, किल करना चाहता है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ डेथ एंस्यूड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा किया गया है कि अगर जेड की डेथ हो जाती है, अगर सॉरी क्या हो गया, अगर जेड की डेथ हो जाती है ना,
तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है ना कि जब जेड की डेथ होगी, क्या जरूरी है क्या ए के ऊपर हमेशा ही मर्डर का चार्ज लगे? ऑब्वियसली नॉट। ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लग सकता है, ए के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लग सकता है, ए के ऊपर ऐसा चार्ज लग सकता है जिसमें उसको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाए और उसको पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाए। तो चार्ज तो ऐसा नहीं कि हर बार जब भी कभी डेथ कॉज की जाएगी तो सिर्फ मर्डर का ही चार्ज लगेगा, चार्ज तो कई लग सकते हैं। तो वो वाली बात आ रही है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में ये डेथ कॉज की गई है कि ये अगर डेथ हो जाती तो ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लगता, ऐसा उस वाली सर्कमस्टांसेस में किया गया है। लेकिन अभी डेथ हुई नहीं है, ए इज लाइबल टू बी पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। क्यों? क्योंकि ए ने क्या किया, ए ने गोली चलाई। ए ने जो गोली चलाई उससे जेड की डेथ हुई तो नहीं है, लेकिन अगर जेड की डेथ हो जाती, वर्ड क्या लिखा है, इफ डेथ एंस्यूड, अगर ए की डेथ हो जा, सॉरी ए नहीं आएगा यहाँ पे, जेड, अगर जेड की डेथ हो जाती तो फिर ए क्या होता, ए मर्डर के लिए लाइबल होता। ऐसे वाली सर्कमस्टांसेस थी। तो अभी हम ए को क्या मान रहे हैं, ए को हम अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज उस पर लगा रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिखेंगे सेक्शन 302, यानी कि अगर मर्डर हो जाता तो कितना पनिशमेंट होता। दो दो चीजें दे रखी है वहां पे भी, है ना, आप लोगों को याद होगा तो दोनों ही बताएंगे आप लोग मुझे। अगर डेथ कॉज हो जाती और मर्डर का चार्ज लगाते तो पनिशमेंट कितना होता। अभिषेक ने लिखा है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, बाकी लोग बताइए। अगर 302 का होता, अगर डेथ कॉज हो जाए, क्योंकि डेथ कॉज नहीं हुई है तो हम उसको पनिशमेंट कितना दे रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ये दे रहे हैं हम सेक्शन 307 में। लेकिन अगर डेथ कॉज हो जाती, अगर मर्डर का चार्ज लग जाता तो क्या करते, या तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते। और डेथ कब देते ये भी देखिए, डेथ सेंटेंस कब देते, फिक्स 5 कंडीशंस मैंने आपको कल पढ़ाई थी। फिक्स 5 कंडीशंस मैंने पढ़ी थी, अगर वो 5 कंडीशंस हैं, है ना, रिकॉल कर सकते हैं आप। असेसिनेशन एक था, ब्रूटल मर्डर एक था, ना, क्रूरता से किया गया मर्डर, असेसिनेशन था, और ऑनर किलिंग था। बिल्कुल ऑनर किलिंग था, 2008 में ये ऐड किया गया था ऑनर किलिंग वाला, पहले नहीं था ये। और ये कौन से केस में डिसाइड हुए थे 5 कंडीशंस जो थी ये, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जेनोसाइड था। बिल्कुल जेनोसाइड पे तो अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ था। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड अगर किल करता है वो, बिल्कुल सारी आपको याद है अच्छी तरह से। बच्चन सिंह अच्छी तरह से ये नाम तो आपको इजीली याद रह जाएगा। हम अमिताभ जी बच्चन हमारे बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो केस लॉ बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982। अब ईयर आप कैसे याद रखते हो वो थोड़ा सा आप कुछ उसका कनेक्शन बना लीजिए, किसी का भी घर में किसी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो उसके हिसाब से। 1982 का ये था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला। इसमें ये गाइडलाइंस दी गई थी जिसमें टोटल 4 कंडीशंस बताई थी, और 5th वाली जो कंडीशन है ऑनर किलिंग वाली, वो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ऐड कर दी थी कि भी ये भी इसमें होना चाहिए, है ना, तब डेथ दिया जाएगा, अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज अ सफिशिएंट वन। चलिए सेक्शन 308 को देख लेते हैं जल्दी से। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, क्या हुआ है पर्सन ने, सेक्शन 299 याद आ रहा है, 299 में डेफिनेशन दे रखी है कल्पेबल होमिसाइड की। सेक्शन 304 में दे रखा है क्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कितना पनिशमेंट होगा। और सेक्शन 308 बता रहा है अटेम्प्ट किया जाता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का अटेम्प्ट किया गया है। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किसे कहा जाएगा, अगेन 5 कंडीशंस। 5 कंडीशंस कौन से सेक्शन में दी हुई है, चलिए वो मेंशन कीजिए सिर्फ। द डेथ कॉज्ड will be, or the culpable homicide which will not be considered to be murder, culpable homicide not amounting to murder की जो 5 कंडीशंस हैं, कौन से सेक्शन में, नहीं मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपका आंसर सही नहीं है ये, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने पूछा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कौन सी ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिसमें पर्सन का जो कल्पेबल होमिसाइड है उसे मर्डर नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो 5 एक्सेप्शंस कौन से सेक्शन में दे रखे हैं, ये मैंने पूछा आपसे। वो 5 कंडीशंस, वो 5 सिचुएशंस, नहीं 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 नहीं, नहीं आप मिसगाइड हो रहे हैं। सेक्शन 300 देखना आप, जो मर्डर वाला, जिसमें मर्डर डिफाइन किया ना, उसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन हेयरिन आफ्टर प्रोवाइडेड, यानी कि लास्ट में जो 5 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, एवरी कल्पेबल होमिसाइड विल बी अ मर्डर। सेक्शन 300
जो कि मर्डर को डिफाइन करता है ना, उसी में दे रखी है वो 5 एक्सेप्शंस, जब जिन 5 एक्सेप्शंस को हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लेंगे, वो 5 एक्सेप्शन सेक्शन 300 में ही दे रखा है। ठीक है, देखना आप एक बार दोबारा से। 299 में तो बताया सिंपली कल्पेबल होमिसाइड क्या है, और 300 में स्टार्टिंग में बोल दिया जितने भी कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर हैं एक्सेप्ट दीज 5 एक्सेप्शन। तो वो 5 एक्सेप्शन आप देखना, उसके इलस्ट्रेशंस भी पढ़ना एक बार आप, जिसमें हमने याद आ रहा हो तो आपको पढ़ा था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सामने वाले ने अचानक से एकदम सब कुछ ग्रेव प्रोवोकेशन दे दिया। ठीक है, इस तरह से करके टोटल 5 उसमें कंडीशंस दे रखी हैं, उनको आप पढ़ना, सेक्शन 300 में ही दे रखा है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का अगर सिर्फ अटेम्प्ट किया जाता है तो सेक्शन 308 में कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आता है whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of culpable homicide। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में उसने पर्सन ने एक्ट किया, जो एक्ट अगर परफॉर्म हो जाता और उस एक्ट की वजह से अगर डेथ हो जाती तो पर्सन मर्डर के लिए चार्जेबल नहीं होता, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए चार्जेबल होता। आई रिपीट, ये पर्सन ने एक एक्ट किया और उस एक्ट की वजह से सामने वाले पर्सन की अगर डेथ हो जाती, डेथ हुई नहीं है, क्या लिखा है इसने, वो जो एक्ट किया गया है उस डेथ की वजह से सामने वाले पर्सन की अगर डेथ हो जाती, इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज्ड डेथ, अगर डेथ हो जाती तो पर्सन को 302 में चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि पर्सन को 304 में चार्ज किया जाता। ये बात लिख रहा है ना, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, क्योंकि 302 वाला जो होता है वो तो फिर अभी 307 का हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder अगर डेथ हो जाती तो, लेकिन अभी तो डेथ भी नहीं हुई है। जब डेथ नहीं हुई तो फिर क्या मानेंगे हम, तो हम मानेंगे उस एक्ट को attempts to commit the culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो 3 years तक का imprisonment उस पर्सन को दिया जा सकेगा, और with fine और with both। And if hurt is caused to any person by such act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। अगर डेथ उसको हर्ट कॉज हो जाती है, उससे थोड़े बहुत चोट वोट लग जाती है, तो 7 years तक हो सकेगा। ये था इसका अटेम्प्ट्स टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, चलिए अब ये आज की क्लास में बस यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ, और छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ये समझ लीजिए रिवीजन करना है आपको। क्या रिवाइज करना है आपको रिवाइज करना है सेक्शन 299 रेड विद, सेक्शन 304 रेड विद, सेक्शन 308। ठीक है, एक तो ये, इसके अलावा सेक्शन 300 रेड विद, सेक्शन 302 रेड विद, सेक्शन 307। ये टोटल 6 सेक्शंस जो हैं, आपको इनको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, इनको देखना है क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, किसमें कितना पनिशमेंट है। भाई ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं, ये तो क्या है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं, इसमें तो कोई पनिशमेंट ही नहीं है। 299 और 300 को देखोगे तो इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन है आपके। ठीक है, 304 और 302 में कितना पनिशमेंट है वो आपको याद होना चाहिए, और 308 और 307 में कितना पनिशमेंट है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज इनको आप एक बार देखेंगे दोबारा से। अगर कोई डाउट लगे, कहीं कंफ्यूजन लगने लगे, रिकॉर्डेड लेक्चर से एक बार देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड है चैनल पे, और ये वाला लेक्चर है ये भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट लगे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेक्शन 307 एंड 308 हमने पढ़ा है, जो कि अटेम्प्ट से रिलेटेड थे। इसके आगे का हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और रात को तो मिलेंगे खैर सीआरपीसी की क्लास के साथ में 9:30 बजे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी कोई कुछ पूछना चाहते तो बोलिए।